आजादी का अमृत महोत्सव इस कार्यक्रम के अंतर्गत तालुका विधि सेवा प्राधिकरण पूसद की ओर से मैं एनजी व्यास न्यायाधीश आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे संविधान ने हमें कई मौलिक अधिकार दिए हैं। उनसे सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 21, सबको जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मित्रों, राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार, इसकी परिभाषा अभी बदलते समय के साथ विस्तृत हो चुकी है। माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जीने की परिभाषा का अनेक जजमेंट से विश्लेषण किया है। जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना और सिर्फ सांस छोड़ना नहीं है, तो और जीने का मतलब सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान यहाँ तक सीमित नहीं है। तो इससे आगे चलकर जीने की परिभाषा को हमने विश्लेषित किया है। तो जीने की परिभाषा क्या है? सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना ये जीने की परिभाषा नहीं है। सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान ये जीने की परिभाषा नहीं है। तो हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो सम्मान के साथ जीने के लिए हमें क्या चाहिए? सम्मान के साथ जीने के लिए हमें कीमान शिक्षा का अधिकार भी होना चाहिए। तो इस कीमान शिक्षा का अधिकार जो है, इस कीमान शिक्षा के अधिकार की पहल सन 1960 से संपूर्ण विश्व में शुरू हुई थी और उसी को लेकर 2002 में 86th अमेंडमेंट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट हुआ सन 2002 में, और उसके तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार को भी इस अधिकार में, इस मौलिक अधिकार में समावेश किया है। उसका अनुच्छेद 21 के तहत हमारे संविधान में संशोधन होने के बाद हमको शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। उसी आधार पर सन 2009 में हमारे देश ने एक कानून पारित किया। उसका नाम है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत इस देश में रहने वाला हर लड़का हो या लड़की हो, उसे शिक्षा पाने का अधिकार है। तो शिक्षा पाने का अधिकार किस प्रकार से आपको दिया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हर लड़का जिसकी उम्र से 6 से 14 साल तक है, उसे मुफ्त और कंपल्सरी एजुकेशन पाने का अधिकार है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत। 6 से 14 साल के उम्र के लड़का या लड़की को शिक्षा पाने का अधिकार है। और मानो आपकी उम्र 6 से 14 साल के ऊपर है, लेकिन आपने प्राथमिक शिक्षा हासिल ना की हो, तो इस सूरत में भी आपको इस कानून के तहत फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शिक्षा का अधिकार है। इस शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 साल के लड़का या लड़की को हर स्कूल में, सरकारी स्कूल में दाखला दिया जाएगा। मान लो आपको सरकारी स्कूल में दाखला नहीं लेना है और आपको किसी गैर सरकारी स्कूल में दाखला लेना है, तो इस कानून के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि गैर सरकारी स्कूल कीमान 25% आरक्षण रखे, जिसमें के फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के एक्ट के तहत उन बच्चों को शिक्षा दी जाए जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर है, और जो बच्चे लड़के या लड़के आर्थिक रूप से कमजोर है, या फिर जो लड़के या लड़के अनुसूचित जाति और जमाती के अंतर्गत आते हैं, तो उन सभी को शिक्षा पाने का अधिकार इस राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के एक्ट के तहत दिया गया है। तो इस एक्ट ने ये कहा है कि इस एक्ट ने ये बताया है कि हर लड़का या लड़की जिसकी उम्र 6 से 14 साल है, उनको गैर सरकारी स्कूल में भी कम से कम 25% आरक्षण रखा जाए, ताकि उनको इसके अंतर्गत शिक्षा पाने का अधिकार दिया जा सकता है। मित्रों, आपको पता है कि हम अगर स्कूल में दाखला लेने जाते हैं तो बहुत से लोग हमें
डोनेशन के नाम पर दाखला देने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। और डोनेशन, आपको पता है कि इस प्रकार का डोनेशन देना कानूनन अपराध है और इस प्रकार का डोनेशन देना या फिर लेना नहीं चाहिए। इस प्रकार का अगर डोनेशन की कोई मांग करता है, अगर इस प्रकार के डोनेशन की आपको कोई संस्था मांग करती है, तो उस संस्था के चालक को कीमान 10 गुना डोनेशन के जुर्माना इस एक्ट के तहत हो सकता है। मित्रों, मराठी में एक कहावत है, हुंड्यावरून सोयरीक मोडायची। वैसे इस प्रकार के कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपको डोनेशन अगर आप नहीं देते हो तो अगर आप डोनेशन का विरोध करते हो तो आपको कहा जाता है कि हम आपके बच्चे की स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे और स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से आपके बच्चे को इस स्कूल में दाखला देने से मना किया जाता है। कहा जाता है कि आपका बच्चा ये स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण नहीं हुआ, इसलिए हम आपके बच्चे को इस हमारे संस्था में दाखला नहीं देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट के तहत इस प्रकार की स्क्रीनिंग टेस्ट लेना भी गैर कानूनी है। इसका मतलब आपको 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है, चाहे वो स्कूल सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो। गैर सरकारी स्कूल में गौरतलब है कि 25% आपको आरक्षण है, पूरा नहीं है, लेकिन हर सरकारी स्कूल में आपको इस प्रकार का दाखला मिलने का अधिकार है। मित्रों, ये शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत हमने देखा है कि स्कूल हमसे फीस तो लेती है, लेकिन कई स्कूल हमको फीस लेने के बावजूद ये फीस की पावती या फिर ये फीस की रसीद बराबर से दिया नहीं जाता है, या फिर सिर्फ ऐसा लिखा जाता है कि स्कूल फी, लेकिन इसमें कौन सी फी कितनी ली है इसका उल्लेख नहीं किया जाता है। तो मित्रों, आपको बता दूं कि सन 1987 में कैपिटेशन एक्ट आया था, उसके अंतर्गत कौन से स्कूल ने कितनी फी लेना है ये भी उसके नॉर्म्स तय किए गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप स्कूल जो है ज्यादा फी ले नहीं सकती है इस कानून के प्रावधान के अंतर्गत। तो आपको मैं बता दूं इस फी में कौन से फी का समावेश होता है। उसमें है जिम खाना फी है, लाइब्रेरी फी है, उसमें लैबोरेटरी फी है, टर्म फी है और आपकी ट्यूशन फी है। मित्रों, ये लैबोरेटरी फी या फिर लैबोरेटरी फी जो है वो फी ना होते हुए ये एक प्रकार का डिपॉजिट है जो एक सुरक्षा के तौर पे रखा जाता है। सुरक्षा के तौर पे यानी क्या कि आपका लड़का या लड़की अगर कोई पुस्तक गुम कर देता है या फिर आपका लड़का या लड़की से कोई पुस्तक गुम हो जाती है तो उसके लिए जो सुरक्षा रकम इस प्रकार रखी जाती है। उसी साथ लैबोरेटरी में कुछ उपकरण आपके लड़का या लड़की के हाथ से टूट जाते हैं तो उसके सुरक्षा के एवज में ये रकम रखी जाती है, ना कि ये कोई फी है। और मित्रों, आपको बता दूं अगर स्कूल की बिल्डिंग किराया पर है तो इस प्रकार का किराया आपको फी के रूप में वसूल किया नहीं जा सकता। यानी कोई भी विद्यार्थी या फिर कोई भी छात्र ये इस प्रकार की जो स्कूल का किराया है वो फी के रूप में देने को बंधनकारक नहीं है या फिर उस पर कोई बंधन नहीं है कि वो स्कूल का किराया भी दे। इसका मतलब स्कूल का किराया ये फी के रूप में आपसे वसूल किया नहीं जा सकता है। और आपकी जो ट्यूशन फी है वो कितनी होनी चाहिए, तो ट्यूशन फी आपकी जो टर्म फी है 1 महीने की टर्म फी के ज्यादा आपकी ट्यूशन फी नहीं होनी चाहिए। यानी हर स्कूल ने इस प्रकार से रसीद देनी चाहिए कि इसमें ट्यूशन फी कितनी है, टर्म फी कितनी है, इसका विशेष उल्लेख होना चाहिए। और इसी प्रकार से हर स्कूल ने आपको रसीद देनी चाहिए। और आप जब भी स्कूल में जाते हो और आप पैसे भरते हो तो उसकी रसीद मित्रों जरूर लें, क्योंकि इसके भी कुछ नॉर्म्स हैं, उसके ज्यादा फी वसूल नहीं की जा सकती। और अगर कोई फी वसूल करता है तो उसको 2 साल तक शिक्षा का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत है। उसी के साथ आपको जीना है
तो डिग्निटी से जीना है, सम्मान से जीना है, और सम्मान से जीने के लिए आपको कीमान शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया है। उसी के साथ साथ आपको जीना है तो प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीना है। इसलिए हमारे कानून ने राइट टू लाइफ को जोड़कर ये एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट लाया है। एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट में आपको प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार इसी जीने के अधिकार के साथ जोड़ दिया गया है। मित्रों, हमारे जो भी कानून बने हैं वो पूरे संविधान के आधार पर बने हैं, तो संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया है, उसी के साथ साथ प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का हमको अधिकार है, और उसी का आधार लेते हुए हमारे कानून ने राइट टू लाइफ के साथ जोड़कर एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट पारित किया है। एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट के तहत हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो हम गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, ये जो वाहन है उनका हमको PUC लेना आवश्यक है। अगर मानो कोई PUC नहीं लेता है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वो भी एक दंडनीय अपराध है। तो हर वो व्यक्ति जो कि गाड़ियां इस्तेमाल करता है तो उन्हें PUC लेना आवश्यक है। उसी प्रकार जो फैक्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, तो उन फैक्ट्रीज के भी बहुत से कुछ नाम हैं। जैसे कि जो फैक्ट्रीज में से निकलने वाला जो धुआं है, तो जो फैक्ट्रीज में से निकलने वाला धुआं है तो वो विशिष्ट ऊंचाई पर होना चाहिए और वहां से ही वो धुआं निकलना चाहिए, जो कि जिस धुआं की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत परिणाम ना हो, इस प्रकार से उसका इस प्रकार से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर समझ लो कोई फैक्ट्री का मालक अगर ये इस नॉर्म्स का अनुपालन नहीं करता है या फिर इसका नॉर्म्स का पालन नहीं करता है, तो एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट के तहत उसमें भी शिक्षा का प्रावधान है। तो हम सबको एक प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का भी अधिकार इस मौलिक अधिकार में ही समाविष्ट है। उसी के साथ साथ आपको जीने के लिए अनाज चाहिए, तो अनाज का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन आपको कीमान कीमत में अनाज पाने का सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से कीमान कीमत में अनाज पाने का अधिकार है। अगर गरीबी रेखा से या फिर गरीबी रेखा से आप नीचे हैं तो आपको कम से कम कीमत में अनाज पाने का अधिकार भी है। मित्रों, अनाज पाना पर्याप्त नहीं है, तो ऐसा अनाज पाना है कि आपका उससे संपूर्ण भरण पोषण हो सके। इस प्रकार से अनाज पाने का अधिकार आपको है और शासन की ये जिम्मेदारी है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि आपको कम से कम कीमत में वो राशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए। तो इस प्रकार का अधिकार आपको इस देश में रहने वाले हर नागरिक को है। तो इस देश में रहने वाला हर नागरिक को ये अधिकार के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो विधि साक्षरता इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक विधि साक्षर हो, उसको अपने कानून के बारे में उसको इस देश के कानून के बारे में पता हो और अपने अधिकारों के बारे में पता हो। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं और आपको सबको आह्वान करता हूं कि विधि साक्षर बने और सबको विधि साक्षर बनाए। जय हिंद।